वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना आसिफ सर और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन का गेनोम स्पोटोमीटर। अगर आप बिल्कुल नए हैं और गेनोम स्पोटोमीटर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि गेनोम स्पोटोमीटर से बोर्ड में क्वेश्चन आता है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो गेनोम स्पोटोमीटर के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज। उसके बाद फिर हम मोनोकॉट और डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है उनकी एनाटॉमी के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने अमीबा क्लासेस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमीबा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि यहां पर रोज 9 और 10 से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए जी, हो गया। आज आज बहुत स्पीड में इंट्रो हो गया। सर मे बी वी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुमारो एज वी हैव द जीके मॉक टेस्ट एट 12:30। ओके, यूट्यूब इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, जब तक है जहाँ तब तक यूट्यूब है और बाद में देख सकते हो। चलो ठीक है। और यहाँ बच्चे जिसका माइक ओपन है माइक ऑफ कर लो। बच्चे प्यारे बच्चों माइक ऑफ कर लो। कनक सिंह, बहुत कंप्लेन आ रही है आपकी माइक की, कल भी आज भी, तो माइक ऑफ रखें। माइक ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, हम भी अपनी वीडियो ऑफ कर लेते हैं भाई। चलो 40 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। आई होप किसी को ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। राइट, सभी लोग आ गए हैं आज, अच्छी बात है। बाकी स्टूडेंट्स बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है बच्चों का। बट जो हमारे प्यारे से 30 to 40 स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर बने हुए हैं शुरू से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दिल को भा गई ये बात आसिफ सर को, आसिफ सर के दिल में भा गई कि कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो तो शुरू करते हैं भाई। चलिए भाई, सभी रेडी हैं। जैसा कि कल हम बच्चे पढ़ रहे थे कि हमारे जो कर्टेस भाई साहब थे, इन कर्टेस भाई साहब ने क्या बताया था, एक सेंटेंस दिया था कि ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होता है, एक नेसेसरी ईविल होता है। और क्यों होता है ये आपको समझा दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी ईविल, जस्टिफाई, है ना, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो आप किस तरीके से जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई ये ट्रांसपिरेशन नेसेसरी ईविल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज हमें कंटिन्यू करना था पोटोमीटर। अब समझना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत फोकस करना है। ठीक है, सो इसको मार्क कर लेते हैं बच्चे। ये जो पोटोमीटर है, पोटोमीटर से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, BOARD। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हो तुम लोग, है ना। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम लोग 21 के मार्च में दे दोगे एग्जाम। बाकी कल का पता नहीं कि कोरोना वोरोना का क्या सीन चलता है, बट बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पोटोमीटर क्या है, इसके बारे में दुनिया भर की चीजें, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप सभी को बच्चे बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, अब यहां पे पहले समझते हैं कि भाई पोटोमीटर है क्या। तो आसान भाषा में इन द लेमैन लैंग्वेज क्या लिखा है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट। ठीक है, सिंपल सा है कि पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि जो पेड़ है, पेड़ ने कितना पानी अपने अंदर इनटेक किया, एब्जॉर्व किया। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट एंड दिस वाटर इनटेक इज ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट वर्ड ऐड है बच्चे, बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये इसकी क्या हो गई डेफिनेशन, कि पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि उस पेड़ ने कितना पानी एब्जॉर्व किया और वो एब्जॉर्प्शन, जितना पानी एब्जॉर्व हुआ वो ऑलमोस्ट बराबर होता है कि कितना पानी ट्रांसपायर उसने किया। तो अगर हमें ट्रांसपिरेशन का रेट बताना है कि कोई पेड़ है और वो कितना ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो हम गेनोम स्पोटोमीटर का यूज करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो अब इसका सेटअप समझते हैं बच्चे कि ये जो गेनोम स्पोटोमीटर है, इसका डायग्राम देखते हैं फटाफट से। चलो फिगर 5.5 के ऊपर से शुरू करते हैं। ये हो गया क्या, बेस। बेस के ऊपर हमने क्या रखा, एक बीकर, और इस बीकर में क्या रखा,
कलर्ड वाटर। यहां से एक ट्यूब ऊपर गया और हॉरिजॉन्टली ये ट्यूब गया, आगे की तरफ गया, और ये एंड में इस वाले एंड पर हमने क्या रख दी, एक ट्विग। ठीक है, इस ट्विग में पत्तियां हैं तो हमने क्या लिखा इसको, लीफी। तो ये ट्विग कैसी हो गई बच्चे, लीफी ट्विग। ओके, सिंपल। ठीक है, कमेंट्स में तुम लोग के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, यस सर नो सर, ऐसा लग रहा है कि सिग्नल गायब हो गए। हाँ जी, तो कमेंट्स में बीच में यस सर नो सर आंसर कुछ ना कुछ लिखते रहो ताकि हमें पता चले कि तुम लोग सुन रहे हो, है ना, और ध्यान से भी सुनते भी रहो और देखते भी रहो। ठीक है, बाकी तुम लोग इंटेलिजेंट तो हो ही, है ना, पूरी दुनिया जानती है। चलिए, अब यहां पर बच्चे फटाफट से कंसंट्रेट करते हैं वापस। तो यहां इस एंड पर हमने क्या लगा दी, लीफी ट्विग। और इसकी जो ट्विग है बच्चे, इस ट्विग में अगर आप देखोगे तो रूट्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, कोई रूट्स हमने नहीं लगाई है। सिर्फ हमें क्या है इस लीफी ट्विग में बच्चे, शूट वाला पार्ट है। ठीक, इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे एक रिजर्वॉयर है। इस रिजर्वॉयर में हम क्या डाल सकते हैं, पानी। अगर मान लो हमें इसके अंदर पानी भरना है या कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं तो यहां से हम इस पानी के रिजर्वॉयर से, यहां पे हम स्टॉप कॉक लगी है तो कॉक को खोल सकते हैं। तो ये जो पानी है बेटा, ये जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और इसके अंदर पोटोमीटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल, ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, ये रेड लाइन से जो मार्क कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल ट्यूब जो आप देख रहे हो, इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में आप देखो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है ना। स्केल केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड ट्यूब। कौन सा ट्यूब, ग्रेजुएटेड ट्यूब। ग्रेजुएटेड ट्यूब का मतलब है कि ये जो ट्यूब है इसमें लेबलिंग है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर या माइक्रोलीटर में, राइट, ml में या मिलीमीटर्स में, इस तरीके से लेबलिंग्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड ट्यूब बोलते हैं। तो ये स्केल लगा हुआ है और यहां पर आप व्हाइट कलर से देखोगे और जूम करके आपको दिखाएं तो बच्चे यहां पर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहां पे क्या लेबलिंग है, ये क्या है बच्चे, इसको, ये जो स्पेस है ये कौन सी स्पेस हो गई, एयर बबल। यहां पर क्या होगी बेटा, हवा। ठीक है ना, तो हवा खाते हो ना तुम लोग, वही वाली हवा। ठीक, अब ये तो हो गया क्या, पूरा सेटअप। अब बच्चे जैसा कि हमें पता है भाई, यहां पे गर्व पूछ रहा है कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, तो बेटा अभी 5 मिनट पहले समझाया था, तब गर्व सो गए थे क्या। पोटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर अपटेक, मतलब कि बाय द प्लांट, कि ये जो प्लांट है बच्चे कितना वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है, अपटेक कर रहा है, इसका रेट वो मेजर करता है। और ये रेट किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। तो यहां पे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ अपटेक की, रेट ऑफ अपटेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये सेंटेंस याद रखना, रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, ऑलमोस्ट टर्म मत भूलना, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब कि अब ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे ध्यान से समझना कि ये जो शूट है, ये जो लीफी ट्विग है बच्चे, ये लीफी ट्विग को अगर हम इस या पूरे सेटअप को कहां रख देंगे, धूप में। कहां रख देंगे हम, धूप में। यहां से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये जो ट्विग है ये क्या शुरू कर देगा बच्चे, ट्रांसपिरेशन करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और ट्रांसपिरेशन के साथ साथ यहां से ये जो कलर्ड वाटर है बच्चे, ये क्या होगा, इस पेड़ के अंदर जाएगा। तो जितना पेड़ के अंदर पानी एब्जॉर्ब होगा, ऑलमोस्ट इक्वल उतना ही पानी क्या होगा बेटा, ट्रांसपायर होगा। बार बार बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट उतना ही पानी क्या होगा, ट्रांसपायर होगा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कैसे करना है, शुरुआत कैसे होनी है, उसको समझते हैं। तो सेटअप आपको समझ में आया है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो सेटअप ये आपके सामने रहा। अब एयर बबल को जो है हमें इस तरीके से सेट करना है कि ये एयर बबल जो है 0 0 पे सेट हो। किस पे सेट हो बेटा, 0 0 पे। ठीक है, तो यहां पे एयर बबल है और यहीं से जो मार्किंग शुरू है वो कितनी,
0 ml की शुरू है। ठीक है, अब यहां पर हमने बच्चे पानी कैसा लिया, कलर्ड वाटर। तो ये जो पूरा पानी है ये कलर्ड वाटर है, तो उसमें एयर बबल जो है बच्चे, एयर बबल कलर वाटर की वजह से क्या होगा, इजिली विजिबल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि भाई हम इस गेनोंग स्पोटोमीटर में एयर बबल सॉरी कलर्ड वाटर क्यों लेते हैं। तो आंसर क्या है, सो दैट द एयर बबल इज इजिली विजिबल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया होगा, हो सकता है वो कोई फीमेल हो, गेनोंग्स वैसे मेल ही है, तो अगर वो फीमेल हो सकता है उसकी वाइफ जो हो उसको कौन सा कलर बहुत ज्यादा पसंद हो, पिंक कलर पसंद हो, इसलिए वो पानी का कलर कैसा कर दिया, गुलाबी कर दिया, पिंक कर दिया। आप चाहो अपने एक्सपेरिमेंट में तो इस कलर का क्या कर सकते हो, ब्लू कलर कर सकते हो, इस कलर को चाहो तो क्या कर सकते हो, रेड कलर कर सकते हो, इस कलर को चाहो तो क्या कर सकते हो, ब्लैक कलर। खैर ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो एज पर योर चॉइस वॉट एवर द कलर यू वॉन्ट यू कैन कीप। तो पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि वाई कलर्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड, हम ट्रांसपेरेंट पानी क्यों नहीं ले रहे, ताकि एयर बबल जो है बहुत आसान तरीके से क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। ठीक है, अब यहां पर बच्चे एयर बबल को इंट्रोड्यूस कराना, क्या कराना, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस यहां पे नहीं एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस मतलब एयर बबल को यहां पर एंट्री कैसे मिलेगी। तो इसका आंसर ये है बच्चे, इसमें क्या भरी हुई थी, पानी भरा हुआ था। अब ये वाला जो नीचे का जो बेस है बच्चे ट्यूब का, इसको हमें पानी के अंदर बिल्कुल ऐसे डाल के रखना है कि एक भी एयर बबल नहीं आए शुरुआत में। ठीक है, एक भी एयर बबल नहीं आए। ठीक, उसके बाद इस रिजर्वॉयर से हमने क्या भरना शुरू कर दिया, पानी भरना शुरू कर दिया। तो ये जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ेगा बच्चे, कहां बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। राइट, अब क्या करना है, इस ट्यूब को, इस वाले एंड को हमें थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि ये थोड़ा सा एयर में आए और वापस उसको हमें क्या कर देना है, डिप कर देना है। तो जैसे ही हम डिप करेंगे हल्का सा उसको एयर में डाल के, तो जो एयर बबल है वो यहां पर पहुंच जाएगा। और क्योंकि वो एयर बबल है बेटा, तो वो एयर बबल सबसे पहले कहां आएगा, यहां पर आएगा, और फिर कुछ टाइम तक, एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के पहले पहले कुछ टाइम तक पेड़ को आप धूप में रखो, तो धीरे धीरे एयर बबल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है या जो स्केल है वो यहीं से शुरू है। स्केल को आप मान लो एयर बबल इस जगह है जहां पे रेड मार्किंग कर रहे हैं, एयर बबल मान लो इस जगह है, तो स्केल को कहां सेट कर दो, इस जगह सेट कर दो। एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के पहले प्रिकॉशन क्या है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी एयर बबल हो वहीं से आपकी 0 ml की रीडिंग क्या हो, शुरू हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जहां पर भी एयर बबल हो वहां पर जितनी भी रीडिंग हो, मान लो 5 ml की रीडिंग है, उसके बाद 10 है, तो अगर 5 ml की रीडिंग हो तो आप उस रीडिंग को क्या कर लें बच्चे, नोट कर लें। ठीक है, तो नोट कर लोगे उस रीडिंग को तो 5 ml से आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बट हम प्रीफर करेंगे कि अगर एक्सपेरिमेंट अपन लोग कर रहे हैं तो उसको हम 0 पर सेट करें, जहां पर एयर बबल है वहीं पर हमने क्या लगा दिया, स्केल लगा दिया। ठीक है बच्चे, तो यहां तक क्लियर है। अब हमने रिजर्वॉयर में पानी स्टोर करके रखा क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, अब यहां पे हमने इस पूरे सेटअप को कहां रख दिया, सनलाइट में। कहां रख दिया, सनलाइट में। सनलाइट से क्या आएगी बच्चे, सन से क्या मिलेगी, हीट, हीट से क्या होगा, टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर की वजह से ये जो पानी है, लीफ में जो ऑलरेडी पानी होगा वो क्या करने लगेगा, ट्रांसपायर करने लगेगा। और इस ट्रांसपिरेशन की वजह से ये जो यहाँ पे जो शूट का जो बेस वाला पार्ट है, रूट तो है ही नहीं इसमें, शूट का जो बेस वाला पार्ट है, यहाँ पर पानी क्या होने लगेगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो ये शूट पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा, यहाँ से ट्रांसपिरेशन चालू होगा, यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से ट्रांसपिरेशन शुरू होगा। तो होगा क्या, पानी बच्चे आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये पानी क्या है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो एयर बबल था ये भी धीरे 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 क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मान लीजिए 5 घंटे या 4 घंटे हमने एक्सपेरिमेंट किया और एयर बबल की 0 से, समझना 0 से पोजीशन एयर बबल की आते आते कहां आ गई,
नंबर 4 पर, इस जगह एयर बबल आ गया। तो अगर यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पे हम मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 और 4 कितना डिफरेंस आया बच्चे, 4 ml का। कितना डिफरेंस मिला हमें, 4 ml का। तो हमें क्या पता चला कि अगर हमने 5 घंटे तक इस पेड़ को या इस गेनोम स्पोटोमीटर को हमने धूप में रखा तो 4 ml का डिफरेंस आया। तो ये 4 ml क्या है, दिस 4 ml इज शोइंग द रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर which is almost equal to the rate of transpiration by this leafy twig। सिंपल है, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। दोबारा से यहां पे बोल रहे हैं भाई, एक को प्रॉब्लम हो गई, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, अपना इंटरनेट संभालो। हमारा इंटरनेट तो आई होप बढ़िया ही चल ही रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे बच्चे बाकी सबको आवाज एकदम साफ आ रही है, वॉइस इज परफेक्ट भाई, बाकी बच्चों को तो वॉइस जो है एकदम बढ़िया ही आ रही है। चलो अच्छी बात है। यहाँ अर्शिया भी है, अर्शिया चंद बच्चे कमेंट में आप अपनी प्रेजेंट लगा सकते हो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अर्शिया, आई होप यू नो हाउ टू चैट, ओके। चलिए चलो, अर्शिया का भी रिस्पॉन्स आ गया है। चलिए तो बच्चे यहाँ पे एक बार दोबारा से समझते हैं इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट रखना, याद करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे बच्चे हम क्या सीखे, हमने एयर बबल को कितने पे सेट कर दिया, 0 ml पर, ठीक है। और इस गेनोम स्पोटोमीटर को हमने कहां रख दिया, धूप में रख दिया। धूप से मिलेगी क्या, सनलाइट से मिलेगा क्या, हीट, इंफ्रारेड रेडिएशंस। और उस हीट की वजह से बच्चे जो ये लीफी ट्विग होगी ये वाटर वेपर को क्या करना शुरू कर देगी, ट्रांसपायर, है ना। ट्रांसपिरेशन कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसपिरेशन शुरू हो जाएगा। अब यहां से ट्रांसपिरेशन शुरू होगा तो कौन सा फोर्स जनरेट होगा, कमेंट्स में लिखकर बताएं कौन सा फोर्स जनरेट होगा यहां पे ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल। बहुत बढ़िया, तो यहां पे जनरेट होगा ट्रांसपिरेशन पुल, और इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ये जो लीफी ट्विग का जो बेस है इससे भी पानी क्या होने लगेगा, एब्जॉर्ब। मतलब कि ये लीफी ट्विग पानी को क्या करने लगेगी, एब्जॉर्ब। तो पानी का मूवमेंट क्या होने लगेगा, आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। अब ये जो पानी आगे की तरफ बच्चे मूव कर रहा है, तो ये जो एयर बबल 0 ml पर सेट था, ये मान लीजिए 5 घंटे या 10 घंटे बाद धूप में रखा रहा, और 10 घंटे बाद ये आगे बढ़ते 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 एयर बबल कहां आ गया, 5 पोजीशन पर। तो जब हमने डिफरेंस निकाला 5 - 0, तो हमें क्या पता चला, 5 ml पानी जो है इस पेड़ ने क्या कर लिया, 5 ml पानी एब्जॉर्व कर लिया। और ये जो 5 ml पानी बच्चे एब्जॉर्व हुआ, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डन बाय द लीफी ट्विग। समझे बेटा। अब समझना, यहां पे जो 5 तक आया, ये हमारी आ गई कौन सी, फर्स्ट रीडिंग। कौन सी आ गई बच्चे, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई अगली रीडिंग 5 घंटे की और लें। मान लो फर्स्ट रीडिंग हमने ली 5 आवर्स की, कितने घंटे की, 5 आवर की, 5 घंटे की, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि दोबारा से हम 5 घंटे की रीडिंग लें और हम शुरू से एक्सपेरिमेंट करें। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं। अब हुआ क्या था, जो लीफी जो एयर बबल था बच्चे कौन सी पोजीशन पर आ गया था, 5th पोजीशन पर। अब हमें एयर बबल को वापस 0 पर सेट करना है। तो अब काम में आएगी क्या, स्टॉप कॉक। इस स्टॉप कॉक को हम क्या करेंगे, ओपन। तो ये जो रिजर्वॉयर में पानी भरा हुआ था, ये पानी आगे की तरफ मूव करेगा, और फ्लो ज्यादा होगा तो यहां पे पानी बढ़ता जाएगा बच्चे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां तो ऊपर की तरफ जाना है, यहां हॉरिजॉन्टली जाना है। तो एयर बबल वापस धीरे 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 जैसे ही यहां पर आ जाए, आपने स्टॉप कॉक को अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो हमने क्या किया बच्चे, एयर बबल की पोजीशन को क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, ठीक है। और फिर से हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया। और फिर हमने 5 घंटे बाद देखा, और अब पता चला कि अब सिर्फ जो एयर बबल है वो 3 तक आया। तो अगली रीडिंग हमें कितनी मिली, 3 ml। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जब आप लोग कॉलेज पहुंचोगे, अगर गलती से मान लो 11th 12th में आपने बायोलॉजी ले ली, गलती से क्या, शौक होगा तो लोगे, तो अगर आप बायोलॉजी लेते हो और आगे फ्यूचर में आप अगर ग्रेजुएट होते हो बच्चे, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो बॉटनी से,
जैसे हम हैं बच्चे, हमने जो अपनी ग्रेजुएशन की है, काफ़ी बच्चों को पता है किससे की है भाई, जूलॉजी से, है ना, ऑल द वे फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एवरीबडी नो दिस। बट जस्ट इन केस अगर आप बॉटनी से करते हो अपनी मास्टर्स या ग्रेजुएशन, तो बॉटनी वाले पार्ट में आपको गैनोंग स्पोटोमीटर का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो जो आप बच्चे अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो ना, 4 साल बाद जब आप एक कॉलेज में होगे उस टाइम आपको इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो प्रैक्टिकल के लिए बहुत सब्र करना पड़ेगा। हाल फिलहाल तो अभी थ्योरी से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम कंसेप्ट तो समझ गए, पूरी कहानी लिखी हुई है, इसको थोड़ा थोड़ा रीड कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई गैनोंग स्पोटोमीटर क्या है, ये आपको रीड करना है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल, लीफी ट्विग के एग्जाम्पल में बच्चे कौन सा प्लांट लिया है, कोलियस। ठीक है, कोलियस को हमने यूज किया है, तो एग्जाम्पल याद रखना, कोलियस वाला पेड़ हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और गैनोंग स्पोटोमीटर, जो पोटोमीटर होते हैं बच्चे, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है फार्मर स्पोटोमीटर, एक होता है गैनोंग स्पोटोमीटर। ये आपके क्या है, सिलेबस में है गैनोंग्स, फार्मर सिलेबस में नहीं है। फिर एक आता है गैरियू, ये रहा है। फिर एक आता है गैरियू पोटोमीटर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बट आपकी जो सेलिना बुक है बच्चे, इसका जो लास्ट पेज है आपके चैप्टर का, लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर है, वहां पे गैरियू पोटोमीटर का एक क्वेश्चन जो है वो गिवन है। ठीक है, तो उसको आप बाद में सॉल्व करना, अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, तो बाद में इसको सॉल्व करना, और दिक्कत आएगी तो हम इसको मतलब सोल्यूशन देख लेंगे, आपको समझा देंगे बाद में। ठीक है, तो हाल फिलहाल ये नोट आपको खुद पढ़ना है। फिर यहाँ पे और क्या हमें मिल जाएगा, ये भी आपको कि भाई जो एयर बबल है कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। इट इज डन बाय लिफ्टिंग द बेंड कैपिलरी ट्यूब अबव द कलर्ड वाटर सो दैट एयर में बी sucked in due to suction pull and is again dipped into the water। तो यहाँ पे मतलब क्या बता रहे हैं कि भाई एयर बबल को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो ये वाला जो ट्यूब है, ये वाला पार्ट है, इसको ऊपर उठाया, थोड़ी सी हवा गई और इसको वापस हमने डिप कर दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, एयर बबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट। तभी बच्चे यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे बार बार, ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि जितना ट्रांसपिरेशन हुआ है उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बराबर नहीं होगा। वाई, क्योंकि कल हम आपको बता चुके हैं कि 99% क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, और 1% प्लांट जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम करता है। तो ये जो बच्चे 1% का ये जो एरर है ना, इसकी ही वजह से हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। समझ रहे हैं, तो बस यही लिखा है कि पोटोमीटर बच्चे वाटर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है वो तो मेजर कर रहा है, बट ट्रांसपिरेशन कितना कर रहा है ये मेजर नहीं कर रहा है। और हम इसको मान लेते हैं ऑलमोस्ट लिखकर कि जितना एब्जॉर्व कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन, है ना, लगभग बराबर, जैसा कि तुम लोग लिख रहे हो। ठीक अब बोर्ड में क्वेश्चन सुनो, बोर्ड में आएगा व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ पोटोमीटर। तो द पोटोमीटर शुड बी कंप्लीटली वाटर टाइट। पता चला ऐसा ना हो कि कहीं छेद वेद हो गया कैपिलरी ट्यूब में और पानी बहने लगा और आप लोग गाना शुरू कर दे, मुझे बहने दे मुझे बहने दे, है ना। तो काफी लोगों ने तो गाना सुना भी नहीं होगा ये वाला। तो वाटर टाइट करना बच्चे बहुत जरूरी है, नहीं तो वाटर क्या करेगा, लीक करेगा और आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। ठीक, सेकंड प्रिकॉशन क्या है, द ट्विग शुड बी कट ऑब्लिकली। यहां पे ध्यान दो, ऑब्लिकली मतलब कि अगर ये स्टेम है तो उसको हमें अगर कट करना है तो ऐसे ऑब्लिकली कट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम ब्लंट कट नहीं करना है, हमें कैसे कट करना है, ऑब्लिक कट करना है ना, टू अलाउ लार्जर सरफेस एरिया फॉर वाटर इनटेक। तो यहां पे अगर क्वेश्चन आया कि भाई व्हाई वी हैव टू कट द शूट ऑब्लिकली, सो दैट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड द वाटर इनटेक कैपेसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। अंडर, ठीक है, अंडर वाटर टू अवॉइड सक्शन ऑफ एयर बबल इनटू द ट्विग
विच विल स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द जाइलम। ठीक है, तो हमें ऑब्लिकली कट करना है और तरीके से उसको हमें पानी के अंदर, यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है, तरीके से हमें इसको पानी के अंदर हमें पुट करना है, बहुत आराम से। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, सक्शन फिर नहीं होगा और फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये 2 प्रिकॉशंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आते हैं लिमिटेशंस, कि भाई क्या क्या कमियां हैं इस पोटोमीटर में। तो लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है। इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट वेरी इजी। अब जैसे हमने आपको समझा दिया, क्या समझाया कि बच्चे अगर आपको एयर बबल इंट्रोड्यूस कराना है तो इस कैपिलरी को ऊपर उठाओ, हवा थोड़ी सी जाए और इसको क्या कर दो, नीचे कर दो, तो एयर बबल क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बट जैसा कि आपने डायलॉग सुना है कि कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। तो वही उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन, कि एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। द ट्विग में नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो 5 घंटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 10 घंटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो अब ये भी तो देखो कि इसकी रूट्स तो है नहीं, न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं रहे हैं, नॉर्मल पानी है, तो ये कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है ना। तो कितने टाइम तक ये अलाइव रह सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से हमें एक्सपेरिमेंट करना। तो हो सकता आप 1-1 घंटे का एक्सपेरिमेंट कर लो, 1-1 आवर करके, या जैसा आपके लीफ ट्विग की कैपेसिटी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, एनी चेंजेस इन द आउटसाइड टेम्परेचर में अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। अब बच्चे सिर्फ आउटसाइड टेम्परेचर ही नहीं, आउटसाइड बच्चे ह्यूमिडिटी भी अगर होती है तो भी डिफरेंस होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो भी डिफरेंस आएगा, ह्यूमिडिटी का भी डिफरेंस आएगा। जैसे कि कल हमने पढ़ा था 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि क्या है कि दोबारा से डायग्राम को देखते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लें हम पेज की, ताकि हाँ जी, तो फिर से साफ सफाई हो गई। मतलब कि क्या है कि मान लीजिए बच्चे सनलाइट है, ठीक है, यहां पर क्या निकली हुई है, धूप तो निकली हुई है। अभी कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, आपने नॉर्मली एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब मान लो एटमॉस्फेयर में क्या आ गई है, ह्यूमिडिटी आ गई। क्या आ जाएगी बच्चे, ह्यूमिडिटी। जस्ट इन केस किसी रीजन की वजह से एटमॉस्फेयर में क्या आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो रही ह्यूमिडिटी की बार बार। चलो, तो ह्यूमिडिटी आ गई, तो कल आपको पढ़ाया था कि ह्यूमिडिटी की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो स्पीड ऑफ द विंड की बात करें, अगर सेम सेटअप है, सूरज देवता निकले हुए हैं और जो स्पीड ऑफ द विंड है वो बहुत तेज चल रही है, यहाँ पे पेड़ के ऊपर से, इस लीफ ट्विग के ऊपर से बहुत हाई स्पीड ऑफ द विंड है, तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। और इसकी वजह से ये जो एयर बबल है, जो मान लो 5 घंटे में यहां तक पहुंचना था, अब वो 5 घंटे में पता चला 6 तक पहुंच गया। तो यहां पे रीडिंग क्या हो जाएगी, पूरी गड़बड़ हो जाएगी और धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ, एरर ही एरर आएंगे। मतलब कि सिंपल सा है कि ये जो बच्चे आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और साथ ही साथ क्या, स्पीड ऑफ विंड, ये सारी कंडीशन को हमें कांस्टेंट रखते हुए हमें एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स चाहिए है, तब जाके हमारे पास जो सेटअप है उसका सही जवाब हमें मिलेगा। समझे बच्चों। तो ये छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी थी किसकी, गैनोंग्स पोटोमीटर की। किसकी बच्चे, गैनोंग्स पोटोमीटर की। तो यहाँ गैनोंग्स पोटोमीटर टॉपिक होता है खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जो मोनोकोटा डाइकार्ड का जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ होता है उसको हम समझेंगे। तो पहले आपको थोड़ा बेसिक से पढ़ा दें, कुछ ट्रिक्स आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर बुक का रेफरेंस लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही हाईली टॉप सीक्रेट ट्रिक्स थी जो कोचिंग में बताई जाती थी, बट अब बिकॉज सभी लोग हैं, अलग अलग स्कूल से हैं, और तो सभी के लिए अपनी ट्रिक जो है हम रिवील करने वाले हैं।
जैसे मैजिशियन अपना वो नहीं बताता ना, ट्रिक। तो अब यहाँ पे जो ट्रिक है कुछ चीज़ें याद करने की, वो सभी के लिए रिवील होने वाली हैं। तो बच्चे यहाँ पे समझते हैं, फटाफट से समझना, ठीक है। एंजियोस्पर्म आपने सुना है? सुना है एंजियोस्पर्म, ANGIOSPERM, है ना, सुना है। इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा, क्या बोलते थे उसको, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का नाम याद है? थैलोफाइटा, इसका भी कोई काम नहीं है। आपने बच्चे इसका नाम सुना है ब्रायोफाइटा। किसका बच्चे? ब्रायोफाइटा। इसका भी कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा, अब आया ना ये, कौन? टेरिडोफाइटा। सुना है टेरिडोफाइटा का नाम? हाँ, इसका भी कोई काम नहीं है, इससे अभी हमें हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो हमें लेना देना किससे है? क्या बचा आप बताओगे कि हमने अगर ये 4 चीजें लिखी हैं तो छूट क्या गया, क्या बचा हुआ है आप बताओगे? जिम्नोस्पर्म, बहुत बढ़िया, गर्व पवार, शाबाश बच्चे। तो बचा क्या? जिम्नोस्पर्म। तो बच्चे अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, इसका भी काम है, इसका लेना देना है, ठीक है, इसका लेना देना है। भावनाओं में मत डूबो तुम लोग। चलिए, जिम्नोस्पर्म की बात करें बच्चे, जिम्नोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट होते हैं जिम्नोस्पर्म, और क्या होते हैं? डाइकॉट। क्लास 9th का डिस्कशन है ये। मोनोकॉट क्या होते हैं? जिन सीड्स में सिर्फ कितने कॉटिलेडन हो? 1 कॉटिलेडन। और ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने? ओहो, वही हम कहें गड़बड़ हो गया, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे पूरा गड़बड़ हो गया। चलो, तो यहाँ पे जो अपन मेन पढ़ना था जिम्नोस्पर्म नहीं, ये क्लासिफिकेशन किसकी है? एंजियोस्पर्म की। चलो, टॉपिक से भटकने में यही गड़बड़ होती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। चलो, हाल फिलहाल बाकी चीज़ों का कोई काम नहीं था, वो तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए बता रहे थे, और देखो आसिफ सर ही कंफ्यूज हो गए, है ना। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, क्या करें। चलो, एक बार दोबारा से उसको सही तरीके से लिख देते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलो, आते हैं वापस। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके कॉटिलेडन में क्या है? सिर्फ 1 सीड, और जिनकी सीड में सिर्फ 1 कॉटिलेडन है वो है मोनोकॉट, और जिनकी सीड में बच्चे 2 कॉटिलेडन है वो कौन होते हैं? डाइकॉट, ठीक है। अब मोनोकॉट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स लिख दो, या एक पत्ती की बात करें, लीफ होती है, और जो डाइकॉट प्लांट की जो लीफ होती है, दोनों का बच्चे जो स्ट्रक्चर है, क्या बच्चे? स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहां पर समझते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा? एम फॉर, यहां पे एक ट्रिक है, क्या? MI का आपने फोन भी देखा हुआ है ना? MI का फोन चलाते हो तुम लोग? चाइना वाले हैं सब इधर हैं, MI कैसे छोड़ दें, इतना अच्छा फोन जो है इसका। MI से आप फोन को याद रख सकते हो, MI से आप क्या याद रख सकते हो? एक मूवी का नाम है टॉम क्रूज की, कौन सी? मिशन इम्पॉसिबल। और MI से आप एक और चीज याद रख सकते हो, क्या? मुंबई इंडियंस। ये तो हो गई याद रखने वाली चीज, फुल फॉर्म। अब एक्चुअल में मतलब क्या है यहां पे बच्चे समझना। M स्टैंड्स फॉर मोनोकॉट। M क्या स्टैंड करता है बच्चे? मोनोकॉट। एंड I इज रिस्पॉन्सिबल, और I मीन्स आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल, LETERAL, आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। समझे? मोनोकॉट एंड आइसोबाइलेटरल लीफ। अब आइसोबाइलेटरल लीफ क्या होती है, कैसी दिखती है, अभी थोड़ी देर में हम बुक की हेल्प से उसको समझेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं बच्चे, उनकी जो लीफ होती है, उनकी लीफ का स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल, ठीक है। अब बात करते हैं हम DID, है ना, DID, ये वाला D कैपिटल कर देते हैं, DID। इसका फुल फॉर्म डांस इंडिया डांस। क्या है बच्चे?
डांस इंडिया डांस, ठीक है, डांस इंडिया डांस। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है बच्चे? डी आई, ठीक है, डी आई से, यहां पे डी आई से दिवी की याद आ गई कि दिवी की भी स्पेलिंग इसी से शुरू होती है, ठीक है। तो हाल फिलहाल यहां पे देखते हैं भाई, डी आई का क्या मतलब हो गया? डाई कॉट, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर मोनोकॉट एंड डी आई स्टैंड्स फॉर डाइकॉट। अब ये वाला जो बच्चे डी है, दिस मीन्स डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। तो मतलब कि क्या समझे? जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। कैसी होगी बच्चे? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। अब अभी आपको कुछ नहीं पता कि भैया आइसोबाइलेटरल का क्या मतलब है, डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब है, कोई बात नहीं। अब तीसरी चीज समझो, ये अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 6th में आपने पढ़ा था रेटिक्यूलेशन। क्या पढ़ा था? रेटिक्यूलेशन, है ना। अभी कल जो पढ़ाया वो तो याद रहता नहीं है, क्लास 6th का कहाँ से याद होगा? सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे रेटिकुलेशन की बात करें या हम यहाँ पर बात करते हैं वीनेशन की, ठीक है। यहाँ पे सही टर्म अगर हम बोलें तो यहाँ पे सही टर्म क्या है बच्चे? वीनेशन। की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं बेटा, उनका वीन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है समझते हैं। एक लीफ रही ये, ठीक है, एक लीफ रही ये, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। आप तो जानते ही हो आसिफ सर के डायग्राम बेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं ना। अब अपनी क्या ही तारीफ करें, सही बात है कि नहीं? हाँ जी, सभी को पता है आसिफ सर के डायग्राम बेस्ट होते हैं, सरकैज़म इंक्लूडेड, जो बच्चे नए हैं। हाँ जी, तो बच्चे वीन्स आप जानते हो कि भाई एक पत्ती जो होती है, लीफ होती है, उसके अंदर आप वीन्स देखते हो और वो वीन्स कुछ इस तरीके से आगे तक आती हैं और फिर इस तरीके से वो फैली हुई होती हैं, राइट। यहाँ से फिर इनकी भी क्या होती हैं? ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक। और फिर इन ब्रांचेस की भी क्या बन जाती हैं? ब्रांचेस बन जाती हैं इस तरीके से। तो ये लीफ जो है, इसके अंदर वीन्स कुछ इस तरीके से पूरे लीफ में क्या होती हैं बच्चे? फैली हुई होती हैं। तो इस टाइप का जो वीनेशन होता है बच्चे, इस टाइप का जो वीनेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर वीनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? रेटिक्यूलर वीनेशन। और अगर हम बात करें, ये लीफ है और इसकी जो वीन्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये वीन्स हैं और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रही हैं, इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वीन्स हैं वो कैसी बन रही हैं? एक दूसरे के क्या? पैरेलल। बहुत बढ़िया प्रियांशु, शाबाश, प्रियांशु ने लिखा। ये कैसी निकल रही है? पैरेलल। तो एक हो गई रेटिकुलर, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें क्या दिख रहा है? वीन्स का नेटवर्क। और दूसरी हो गई क्या? पैरेलल वीनेशन। कैसी बच्चे? पैरेलल वीनेशन। अब अगर हम आपसे बोलें, मान लो एग्जाम जो है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, एक पत्ती दे दी, दोनों में से कोई एक लीफ आपको दे दी और एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा पहचान कौन। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी लीफ डाइकॉट की है और कौन सी लीफ मोनोकॉट की है? तो इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ये भी ट्रिक है, ध्यान से समझना। एम आई, एम आई का क्या मतलब है? मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल। अब इस आइसोबाइलेटरल का जो बच्चे आई है, इस आइसोबाइलेटरल के आई पे देखो क्या करने वाले हैं हम। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 5 लाइन, ये डंडी, और ये हमने क्या बना दी? क्या बना दी बेटा? लीफ बना दी। तो आप यहां से क्या सीखे कि जो बच्चे पैरेलल वीनेशन होती है, पैरेलल वीनेशन कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स में मिलेगी? मोनोकॉट में। समझ रहे हो? किस में मिलेगी? मोनोकॉट में। और अब जो बची हुई है कौन सी? रेटिकुलर बच्चे, रेटिकुलर किस में मिल जाएगी? डाइकॉट में मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो बच्चे इस ट्रिक में थोड़ी सी चीजें और ऐड करते हैं कि यहां पर आई से,
आई से हमें क्या मिल रही हैं, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। कैसी लाइंस मिल रही हैं, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। इसलिए मोनोकॉट में बच्चे जो लीव्स का स्ट्रक्चर होगा उसमें जो वीनेशन होगी कैसी होगी बच्चे, पैरेलल वीनेशन। कैसी वीनेशन, पैरेलल वीनेशन। तो अगर डाइकॉट की बात करें बेटा तो डाइकॉट में हमें वीनेशन कैसी मिल गई, रेटिक्यूलर वीनेशन। कैसी वीनेशन मिल गई, रेटिकुलर वीनेशन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और बची है कि भाई ये जो मोनोकॉट और डाइकॉट हैं इसमें जो स्टोमेटा होता है, क्या बच्चे, स्टोमेटा होता है। इन स्टोमेटा का जो शेप है वो कैसा होता है, तो समझना ध्यान से। मोनोकॉट की अगर हम बात करें, किसकी, मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में पैरेलल वीनेशन, और पैरेलल वीनेशन क्या होती है, बिल्कुल पास पास होती है, इस तरीके से पास पास चिपकी हुई होती है, पतली सी होती है। तो यहां पे बच्चे जो स्टोमेटा का शेप मिलता है वो हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से पिचका हुआ शेप मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैसा शेप मिलेगा, पिचका हुआ शेप मिलेगा। और इस शेप को बच्चे हम क्या बोलते हैं, डंबल शेप। क्या बोलेंगे बेटा हम, डंबल शेप। ठीक है, डंबल होते हैं ना जो बॉडी बिल्डर उठाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डंबल शेप। ठीक है, तो यहां पे मोनोकॉट का शेप कैसा हो गया स्टोमेटा का, डंबल। तो अब जो शेप बचा है बच्चे वो डाइकॉट में हो जाएगा, और डाइकॉट में आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कैसा शेप होता है, किडनी शेप या बीन शेप। कैसा, किडनी शेप या बीन शेप। कैसा, कुछ इस तरीके से साइड व्यू होता है ना किडनी का, एक्सक्रीटरी पढ़ा चुके ना आपको हम। एक किडनी ये रही और दूसरी किडनी ये रही, तो कुछ इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, स्टोमेटा का हमें अरेंजमेंट मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, बीन शेप और किडनी शेप। और मोनोकॉट में ये कौन सा शेप हो गया बच्चे, डंबल शेप। ठीक है, तो यहां पे आप बड़ी आसानी के से समझ चुके हो। ठीक है, जो एसएफसी वाले जाना चाहते हैं तो जाएं, आप लोग का टाइम हो चुका है और आगे कंटिन्यू कर लेना बाद में यूट्यूब से। तो बच्चे ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो अब साफ सुथरा हम समझने की कोशिश करते हैं एम आई और क्या, डी आई डी। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मोनोकॉट, आई स्टैंड्स फॉर आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स और क्या मिले कि इसका जो स्टोमेटा का शेप होता है वो कैसा होता है बच्चे, डंबल शेप स्टोमेटा। कैसा शेप है बेटा, डंबल शेप स्टोमेटा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, वीनेशन पढ़ा। तो इसमें वीनेशन कैसा है बेटा, पैरेलल, PARALLEL। ठीक है, तो वीनेशन कैसा हो गया, पैरेलल वीनेशन। ठीक है, स्पेलिंग्स को इग्नोर करो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी स्पेलिंग तुम लोग 10th में हो, स्पेलिंग है तो आती ही है तुम लोग को, और हमें भी आती है, ऐसी बात नहीं है। चलो तो जल्दी जल्दी लिखने में एरर हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चे किसका, मोनोकॉट का। कितने पॉइंट्स पढ़े हमने, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। किसके अंडर हमने ये पॉइंट्स पढ़े बच्चे, मोनोकॉट के अंदर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, मोनोकॉट के लिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद फिर डाइकॉट को भी बताते हैं। ठीक, तो डाइकॉट की बात करें तो यहां पर डी स्टैंड्स फॉर डाइकॉट। ठीक है, डी आई स्टैंड्स फॉर डाइकॉट एंड दिस डी स्टैंड्स फॉर डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और हमें क्या पॉइंट्स मिले कि जो स्टोमेटा है बच्चे उसका शेप कैसा है, किडनी या और कैसा शेप है, बीन शेप स्टोमेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और उसके बाद एक पॉइंट और बचा कि इसमें जो वीनेशन होगी बच्चे, कैसी वीनेशन होगी, रेटिक्यूलर वीनेशन। ठीक है, अब इतना कुछ जानना बच्चे आपके लिए, इतना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो एक लीफ बन के आएगी और लीफ में लिखा होगा पहचान कौन। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा समझना। मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड एग्जाम में, और ये लीफ उन्होंने बना दी और उसमें इस तरीके से उन्होंने उस लीफ का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया उस लीफ का। ठीक, पहला क्वेश्चन होगा
आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, आइडेंटिफाई कि ये कौन सी लीफ है, मोनोकॉट या डाइकॉट लीफ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस लीफ जो है, इस लीफ का वीनेशन कैसा है। तीसरा क्वेश्चन होगा ये जो लीफ है इसमें स्टोमेटा कैसा होता है, स्टोमेटा का शेप क्या है। समझ रहे हो? तो अगर समझना ध्यान से, अगर आपने पहला ऑप्शन ही गलत कर दिया, मान लो आपने ऑप्शन आंसर क्या लगा दिया कि द आइडेंटिफाइड लीफ इज मोनोकॉट, मतलब कि आपका सेकंड वाला आंसर भी गलत हो जाएगा और थर्ड वाला आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो आंसर दोगे वो मोनोकॉट के अकॉर्डिंग, बट सही आंसर किसके अकॉर्डिंग जाएगा, डाइकॉट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वीनेशन कैसी दिख रही है, रेटिकुलर वीनेशन दिख रही है। समझ रहे हो ना बेटा? तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है आपको, इसलिए ये कंटेंट आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। समझे बच्चे यहां तक? तो फटाफट से बुक के डायग्राम देखते हैं, कंटिन्यू अपन कल करेंगे, थोड़ा सा कल के लिए आपको रेफरेंस दे दें कि कल अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पे आप देखो, तो यहाँ पे कल हम वैसे ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सरिता अग्रवाल बुक में आप देखोगे तो यहाँ पर ये शेप कैसा है बच्चे, डंबल शेप है। कौन सा शेप हो गया ये, डंबल शेप। इसके पिछले पेज पर आपको उसका शेप मिल जाएगा स्टोमेटा डाइकॉट का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कल जो हम शुरू करेंगे बच्चे, ये रहा स्ट्रक्चर किसका, डॉर्सी वेंट्रल का। किसका स्ट्रक्चर है बच्चे, डॉर्सी वेंट्रल का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसको कल हम डिस्कस करेंगे। नीचे जो आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, आइसोबाइलेटरल का। आइसोबाइलेटरल किस में होती है, मोनोकॉट में। डॉर्सो वेंट्रल लीफ किस में होती है बच्चे, डाइकॉट में। तो ये बड़े खूबसूरत से आसान से डायग्राम जो हैं कल हम इनको डिस्कस करेंगे और फिर धीरे 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 आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज बहुत सारे टॉपिक्स तो हमने नहीं पढ़े, बट बच्चे हमने जो आज पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो वीडियो ऑन कर दी है हमने, तो फटाफट से पिन कर लेना हमें, और पिन कर लोगे तो विजिबल हो जाएंगे हम, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर अभी तक देख रहे हैं और आपको आज मज़ा आया हो तो अमीबा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इन YouTube की वीडियो से, और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट करेंगे तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा आपके आसिफ सर को। और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में जो कि कल अपलोड हो जाएगा, और तब तक के लिए आसिफ सर का टाटा बाय बाय।